आसियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो भी तब जब देश के कुछ बड़े आयोजन दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए हो रहे हैं। ऐसा क्यों? अब आप जानेंगे। तो भाई, देश में G20 की मीटिंग होने वाली है। दिल्ली में विदेशी मेहमान पहुंचने लगे हैं। दुनिया भर की नजरें नई दिल्ली पर टिकी हुई है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे दुनिया के 18 ताकतवर देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत आ रहे हैं। लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री दूसरे मुल्क इंडोनेशिया रवाना हो गए। ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या योजना है? वर्ल्ड ऑर्डर बदलने में कैसे मोदी की जकार्ता यात्रा मास्टर स्ट्रोक बनने वाली है? चीन जो एक विवादित नक्शा जारी कर इतरा रहा था, कैसे ये यात्रा आपसे कुछ देर पहले प्रधानमंत्री जकार्ता के लिए निकले? कैसे ये यात्रा जिनपिंग की नाक में दम करने वाली है? चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग G20 की बैठक के लिए भारत नहीं आ रहे हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन पीएम मोदी जिनपिंग को उन्हीं के घर में घेरने के लिए इंडोनेशिया पहुंच रहे हैं। आसियान देशों यानी दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की मीटिंग में शामिल होने के लिए ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है, एक अग्रेसिव मूव है। पीएम की जकार्ता यात्रा के पीछे की कहानी क्या है, वो आपको एक मैप के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। आसियान देशों में शामिल कौन कौन से हैं देश? ब्रुनेई, दारुसलाम जो कि साउथ चाइना सी में है, कंबोडिया जो थाईलैंड की खाड़ी में है, वियतनाम जो दक्षिण चीन सागर के तट पर है, फिलीपींस जो साउथ चाइना सी और फिलीपींस सागर के बीच में बसा हुआ है, सिंगापुर जो कि मलक्का स्ट्रेट के अंतिम छोर पर मौजूद है, फिर इंडोनेशिया जो कि हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर के बीच में बसा हुआ है, थाईलैंड को देखिए जो कि अंडमान सागर और थाईलैंड की खाड़ी के बीच में बसा हुआ है, मलेशिया जो थाईलैंड की खाड़ी और अंडमान सागर के बीच है, कंबोडिया जो थाईलैंड की खाड़ी के किनारे बसा हुआ है, म्यांमार जो बंगाल की खाड़ी के तट पर बसा हुआ है, और लाओस जो कि लैंडलॉक्ड देश है और चीन के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। इन देशों की खास बात क्या है? इनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, और इसीलिए मैंने आपको लोकेशन वाइज बताया, क्योंकि ये सभी देश उस रास्ते के करीब है जहां से चीन व्यापार करता है, और इनमें से ज्यादातर देश वो हैं जिनके साथ चीन का विवाद चल रहा है। दुनिया के कुल समुद्री व्यापार का 26% मलक्का स्ट्रेट से गुजर कर जाता है। समुद्री रास्ते से होने वाले देश के क्रूड व्यापार का 25% मलक्का स्ट्रेट से ही होकर जाता है, और चीन के लिए यह जगह बहुत अहम है। क्यों अहम है? क्योंकि चीन का 72% क्रूड इंडियन ओशन से साउथ चाइना सी पहुंचने के लिए इसी ट्रेड रूट से गुजरना होता है, जबकि चीन से एक्सपोर्ट होने वाले 60% सामान इसी रास्ते से दुनिया तक पहुंचते हैं। आसियान देशों में म्यांमार और लाओस को छोड़ दे तो बाकी सभी देशों के साथ चीन का समुद्री सीमाओं में विवाद चल रहा है, जबकि लाओस और म्यांमार से उसका विवाद जमीनी सीमा को लेकर है। लेकिन आपके मन में चल रहा होगा कि इन सभी बातों का अभी क्या मतलब है? वो भी तब जब घर के दरवाजे पर बारात खड़ी है, घर का मुखिया दूसरे घर गया हुआ है। मैंने ये बात सिर्फ कहावत के तौर पर कही है, लेकिन इसके पीछे की स्ट्रैटेजी वर्ल्ड क्लास है, और इस स्ट्रैटेजी का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। स्ट्रैटेजी नंबर 1, आसियान के लोगों के लिए सम्मान। स्ट्रैटेजी नंबर 2, भारत के लिए बिजनेस का मुफीद माहौल बनाना। आसियान देशों में भारत को बड़ा बाजार नजर इस वक्त आ रहा है। भारत का आसियान देशों से हर साल व्यापार बढ़ रहा है, और इसी का हिस्सा है ये जो सोच और स्ट्रैटेजी अपनाई है। लेकिन भारत अब अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की तरफ बढ़ रहा है। 2012-13 में भारत ने आसियान देशों को $33 बिलियन का निर्यात किया था, जबकि करीब 43 यानी $43 बिलियन का सामान आयात किया था। 2018-19 में भारत का एक्सपोर्ट बढ़कर $37.5 बिलियन, जबकि इंपोर्ट $59 बिलियन से ज्यादा हो गया, और 2021-22 में एक्सपोर्ट पहुंचा $42 बिलियन के पार, जबकि इंपोर्ट $68 बिलियन के पार निकल गया। आसियान संगठन का देश सिंगापुर 2023 में भारत में निवेश करने वाला सबसे बड़ा देश बना, जिसने एक वित्त वर्ष में $17.2 बिलियन भारत में निवेश किए।
पीएम मोदी को पता है कि भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है तो उसे डिफेंस एक्सपोर्ट पर फोकस करना होगा। और पीएम मोदी का आसियान बैठक में जाने का फैसला इसी दिशा में बड़ा कदम है। पीएम मोदी के पास ऑप्शन था कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आसियान की बैठक में शामिल हो जाते, लेकिन ये भारत की पीएम की सिंसियरिटी है कि वो खुद जकार्ता जा रहे हैं। फिलीपींस और भारत के बीच ब्रह्मोस मिसाइल की $375 मिलियन की डील हुई है माफ कीजिएगा, और पहली मिसाइल इसी साल नवंबर में डिलीवर हुई है। वियतनाम भारत से $500 मिलियन के हथियार खरीदने की डील चाहता है और इस देश ने ब्रह्मोस मिसाइल के अलावा आकाश मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम, वरुणास्त्र, एंटी सबमरीन टारपीडो, कोस्टल राडार सिस्टम में इंटरेस्ट दिखाया है। इंडोनेशिया भारत से 40 mm नेवल गन सिस्टम खरीद रहा है। आसियान देश अभी अपने हथियार दुनिया के बड़े हथियार निर्यातक देशों से खरीदते आ रहे हैं। ये वही देश है जहां से भारत भी अब तक अपने हथियार खरीद रहा है, लेकिन अब चीजें बदल रही है। अब भारत उन हथियार बेचने वाले देशों की कतार में खड़ा हो रहा है जहां से भारत कभी खरीदा करता था। आसियान देशों को 60% हथियार रूस से मिलते हैं। दूसरे नंबर पर अमेरिका है, जहां से आसियान देश करीब 15% हथियार खरीदते हैं। फ्रांस तीसरे नंबर पर है, करीब 9% हथियार वहां से खरीदे जाते हैं। हालांकि इन देशों के हथियार मेक इन इंडिया हथियारों की तुलना में बहुत महंगे, और यही वजह है कि मलेशिया ने भारत के तेजस लाइट कॉम्बैट फाइटर जेट को खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया है। ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया के बड़े देशों की मिसाइलों की तुलना ज्यादा घातक है, करीब 60% सस्ता भी है। इसीलिए ब्रह्मोस मिसाइल को कई आसियान देश खरीदना चाहते हैं। 2016 और 17 में भारत का हथियार निर्यात सिर्फ 1521 करोड़ रुपए हुआ करता था। ये 2022 और 23 में 15,920 करोड़ हो गया। भारत साल 2025 तक 1 लाख करोड़ के हथियार बनाने के टारगेट पर काम कर रहा है और 35,000 करोड़ के हथियार निर्यात का लक्ष्य रखा है। दूसरे टर्म में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और ये ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर, बातों बातों में नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मैं कह रहा हूं, मैं देश को यह भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं आप। आसियान देशों को सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा खतरा किससे है इस वक्त? चीन से। चीन उनके कई इलाकों को अपना बताता है। दुनिया की सबसे बड़ी नेवी की धौंस अक्सर इन देशों पर जमाता है। चीन दावा करता है कि जो भी द्वीप दक्षिण चीन सागर में हैं, वो सभी चीन के हैं। इन द्वीपों को लेकर चीन का वियतनाम और इंडोनेशिया से विवाद चल रहा है। मलेशिया और ब्रुनेई से भी चीन का विवाद है। फिलीपींस से चीन का विवाद है। पीएम मोदी का बिजनेसमैन माइंड है ये। पीएम का जकार्ता दौरा भारत की साख बढ़ाने वाला है। पीएम मोदी की ग्लोबल लीडर वाली साख में 4 चांद लगाने वाला है। पीएम मोदी का टाइम मैनेजमेंट ही है कि बाइडेन के पहुंचने से पहले वो जकार्ता से वापस भारत भी लौट आएंगे। पीएम का जकार्ता दौरा पहले काम फिर आराम वाली बात पर फोकस करता है। नाइजीरिया समेत कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत पहुंच रहे हैं, जिन्हें पीएम मोदी के कैबिनेट सहयोगी रिसीव कर रहे हैं। ये एक लीडर की स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। आसियान देशों की मीटिंग में पीएम मोदी का खुद जाना पब्लिक रिलेशंस बनाने की दिशा में एक कदम है, यानी पर्सनल लेवल पर। आसियान बैठक में पीएम का पहुंचना भारत से हथियार खरीदने और व्यापार बढ़ाने के इच्छुक देशों में विश्वसनीयता बढ़ाएगा। G20 की बैठकें पूरे देश में करना, दिल्ली को G20 मीटिंग का हब बनाना, पीएम मोदी की ब्रांड गुरु की इमेज को कैसे पुख्ता करता है,
वो अब आप G20 जब हो जाएगा शुरू तब समझेंगे। भारतीयों में इनोवेशन की, नई टेक्नोलॉजी के अडॉप्ट करने की जो क्षमता है, एंटरप्रेन्योरशिप की जो स्पिरिट है, वो हमारे हर ग्लोबल पार्टनर को नई ऊर्जा दे सकती है। इसलिए भारत में इन्वेस्टमेंट का ये सबसे बेस्ट टाइम है। साउथ चाइना सी के देशों तक पहुंचकर भारत चीन को उसके घर में घेर कर रखने की स्ट्रैटेजी पर भी काम कर रहा है। पीएम मोदी का जकार्ता दौरा भारत के लिए भविष्य में अनुकूल माहौल तैयार कर रहा है। आसियान में कई देश ऐसे हैं जो G20 की मीटिंग में भी शामिल होंगे। इनमें इंडोनेशिया G20 के सदस्य देश है। सिंगापुर को भारत ने G20 की बैठक में इनवाइट किया है। इनके नेताओं से भारत में भी बात हो सकती थी, फिर भी पीएम मोदी ने उनके संगठन में जाकर बात करने को तरजीह दी ताकि उन देशों का सम्मान बना रहे और भारत का भी मान बढ़ता रहे।